नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 16वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो चैलेंजेस ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। मतलब भाषा अध्ययन की चुनौतियों के बारे में जानेंगे। मतलब जब हम लोग ना किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो उस भाषा को पढ़ने में किन किन प्रकार की चुनौतियाँ आती है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये जो आप लोगों का इंग्लिश का जितना भी टॉपिक अब तक की मैंने पढ़ाया हो ना, सारे के सारे पैडागोजी सेक्शन के हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ना सबसे ज़्यादा पैडागोजी सेक्शन पे ज़्यादा गौर करना है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है। तो आज के इस टॉपिक को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे ना तो चैलेंजेस ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज मतलब भाषा की चुनौतियों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, इफेक्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। अगर आप लोगों को थोड़ा सा अपने शब्द में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव के बारे में अगर आप लोगों को समझाऊँ ना, तो सबसे पहले मान के चलो मैं किसी गांव में रहता हूं और मेरे गांव वाले पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, ठीक है। मेरे आसपास की जो क्षेत्रीय भाषा है वो भी क्या है, छत्तीसगढ़ी में बोलता है। उसके बाद मुझे पढ़ाई के लिए मान के चलो मुझे रायपुर जाना पड़ा। अब मैं रायपुर गया पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई के लिए जब रायपुर गया तो वहाँ पूरी तरह से वहाँ के जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। और उसके अलावा मेरे पढ़ाई में हिंदी को सीखना पड़ता है, अंग्रेजी को सीखना पड़ता है। तो इस प्रकार से जब मैं हिंदी भाषा को सीखूंगा या अंग्रेजी भाषा को सीखूंगा तो प्रॉपर मेरी जो क्षेत्रीय भाषा है वो मुझे प्रभावित करेगा। सीखने में मुझे क्या होगा, चुनौतियाँ महसूस होगा, ये जो हिंदी भाषा है वो या अंग्रेजी भाषा है वो। तो ये जो चुनौतियाँ है ना, तो उसी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। मैं आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला को ध्यान से पढ़िए, रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषा। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री मतलब भारत जो है वो बहुभाषी देश है। भारत में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन लैंग्वेजेस एंड रीजनल लैंग्वेजेस हैव एन इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन विच इज़ अ रिजिड चैलेंज टू टीच। तो अगर आप लोगों को इसको हिंदी में समझाओ ना, तो विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अपनी भाषाएं होती है और क्षेत्रीय भाषाओं का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, जो कि शिक्षण के लिए क्या है, एक कठिन चुनौतियां हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया ना। नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं, दूसरा, चैलेंज टू डेवलप लिंग्विस्टिक स्किल मतलब भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती। तो भाषाई कौशल विकसित करने की क्या क्या चुनौतियां हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, तो ध्यान से इसको भी पढ़िएगा। स्टूडेंट में फेस चैलेंजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल ड्यू टू लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एज रीजनल लैंग्वेज इन्फ्लुएंस में आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द लिंग्विस्टिक स्किल। इसे अगर आप लोगों को हिंदी में समझाऊं तो भाषा में अंतर होने के कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव भाषाई कौशल पर विशेष तौर पर पड़ता है। तो ये दूसरा जो है वो वही बोला है, ठीक है। मान के चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं पढ़ने के लिए रायपुर गया। रायपुर में मैं क्या किया, मैं ना मेरा जो क्षेत्रीय भाषा है वो छत्तीसगढ़ी है, लेकिन वहाँ मेरे को अंग्रेजी पढ़ना पड़ रहा है, अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, उसके अलावा हिंदी सीखना और पढ़ना पड़ रहा है। तो मेरे को क्या होगा, मेरा जो छत्तीसगढ़ी का जो प्रभाव है भाषाई कौशल का, मतलब जो मेरा जो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है वो मेरे ऊपर पूरा के पूरा पड़ेगा ना, कि मैं छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मैं चला गया हिंदी बोलने या अंग्रेजी पढ़ने या सीखने। तो मेरे को क्या होगा, कठिनाई उसमें प्रॉपर तरीके से पड़ेगा ही मेरा क्षेत्रीय भाषा का। तो ये जो है ना सेकंड वाला वो वही बोला है। नेक्स्ट को पढ़िए, इन टीचिंग इंग्लिश अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज एन एसेट्स मतलब अंग्रेजी पढ़ने में बहुभाषी कक्षा एक बहुमूल्य गुण है। आप लोगों को पता होगा ना कि मान के चलो एक कक्षा में अलग अलग जाति धर्म वर्ग के लोग अलग अलग आते हैं, और उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाला बोली बोलने वाला जो बच्चे हैं वो आकर के रहते हैं। तो इतने जो अलग अलग भाषा के जो बच्चे हैं वो क्या होगा, जो अलग अलग आकर के एक क्लास में पढ़ेगा। तो मान के चलो कोई हिंदी जानता होगा, कोई अंग्रेजी जानता होगा, कोई मराठी जानता होगा, कोई गुजराती जानता होगा या कोई और अन्य भाषा को जानता होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे जो एक क्लास में रहेंगे तो क्या होगा, उन सभी लोगों का एक दूसरे का जो लैंग्वेज है वो ट्रांसफ़र होगा, तो सभी लोग अलग अलग भाषा सीख पाएंगे ना, तो वो एक बहुमूल्य गुण होगा, ठीक है। चलिए, तीसरा को ध्यान से पढ़िए, प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज बहुभाषा की समस्या। तो बहुभाषा की क्या क्या समस्या है ध्यान से पढ़िए। अ टीचर इज आस्क्ड टू टीच इन अदर एरिया अवे फ्रॉम हिज नेटिव वेयर द लैंग्वेज दैट द टीचर डज नॉट नाउ इट इज अ चैलेंज टू टीच।
तो अगर आप लोगों को तीसरा को हिंदी में समझाऊँ ना, तो बहुभाषा की समस्या, तो बहुभाषा की समस्या के बारे में इसमें कहा गया है कि यदि किसी शिक्षक को अपने मूल स्थान जहाँ पर वो रहता है पढ़ाता है उस स्थान को छोड़ करके किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए जाना पड़े और वहाँ की जो भाषा है वो एक शिक्षक को पता नहीं है, तो वो शिक्षक को क्या होगा, पढ़ाने में क्या होगा, चुनौती होगा, उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये बोला है प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, बहुभाषिता की समस्या के बारे में यही किया गया है एक शिक्षक के रूप में। चलिए उसके बाद चौथा को ध्यान से पढ़िए, लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब रुचि में कमी। तो रुचि में कमी का क्या कारण होता है, इसको ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट को, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द लैंग्वेज इन स्टूडेंट्स, द टास्क ऑफ लैंग्वेज टीचिंग बिकम मोर चैलेंजेस। तो चौथा को आप लोगों को अगर हिंदी में समझाऊं तो इसमें कहा गया है भाषा शिक्षण की एक समस्या ये है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और योग्यता में कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण के कार्य और भी क्या हो जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो चौथा ये बोला गया है इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट में, रुचि की कमी में। चलिए पांचवा को ध्यान से पढ़िए, ओवर क्राउडेड क्लासेस मतलब अत्यधिक भीड़ वाले क्लास में क्या क्या प्रॉब्लम होती है इसके बारे में बोला है, तो ध्यान से इसको पढ़िए। इन दिस टाइप ऑफ क्लासेस अ टीचर कैन नॉट टीच टू एवरी स्टूडेंट एंड कैन नॉट रेक्टिफाई हिज मिस्टेक। तो अगर आप लोगों को पांचवा को हिंदी में समझाऊं तो इस प्रकार की कक्षाओं में शिक्षक प्रत्येक छात्र तक नहीं पहुंच पाता और उसकी गलतियों को सुधार नहीं पाता। तो पांचवा में यही बोला गया है। चलिए छठवा को ध्यान से पढ़िए, टीचिंग प्लान्स मतलब शिक्षण योजनाएं। तो शिक्षण योजना क्या क्या है ध्यान से पढ़िए। अ टीचर प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड डिटेल्स ऑफ अ सिंगल सेशन। टीचर डू नॉट प्रिपेयर टीचिंग प्लान दैट द टीचर विल नॉट बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग। तो अगर आप लोगों को छठवा टीचिंग प्लान्स को अगर हिंदी में बताऊं तो एक शिक्षक का योजना एक ऐसा दस्तावेज होता है जो सत्र की संरचना और विवरण को रेखांकित करता है। यदि शिक्षक शिक्षण योजनाओं को तैयार नहीं करते हैं तो उन्हें शिक्षण योजना के उद्देश्य और आवश्यक सामग्रियों के बारे में ज़्यादा स्पष्ट नहीं होगा। तो ये छठवा का है। उसके अलावा अगर आप लोगों को टीचिंग प्लान के बारे में और सरल तरीके से समझाओ ना, तो आप लोग अगर कहीं ना इंटर्नशिप में गए होंगे मतलब स्कूल इंटर्नशिप में गए होंगे तो आपके टीचर लोग आप लोगों को ये सिखाए होंगे कि आप लोग ना किसी भी क्लास में जब पढ़ाने जाओ तो पढ़ाने जाने से पहले टीचिंग प्लान बना करके जाओ। मतलब आपको उस प्रॉपर कक्षा में उस टाइम पे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ाना है, इसके लिए आप लोगों को क्या बोला जाता था, टीचिंग प्लान बनाने के लिए बोला जाता था, ताकि आप लोग सरल तरीके से उन बच्चों को पढ़ा पाओ और उनका भी जो पढ़ना है वो साकार हो पाए। तो ठीक इसी प्रकार से जब भी ना एक टीचर होता है उसको जब पढ़ाना होता है कोई भी विषय कोई भी कक्षा में तो उनको पहले टीचिंग प्लान बना करके ही जाना होता है और ये अच्छे एक शिक्षक की पहचान होता है ये, ठीक है। तो टीचिंग प्लान आप लोगों को समझ में आना। चलिए अंतिम रूप से लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़िए। अ टीचर नीड टू डेवलप क्लियरिटी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ टीचिंग प्लान बिफोर टीचिंग। मतलब एक शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने से पहले उस शिक्षण योजना के उद्देश्य के बारे में स्पष्टता का विकसित होना चाहिए। मतलब उस शिक्षक को ना उस विषय को पढ़ाने के बारे में स्पष्टता होना चाहिए, ये बोला गया है इसमें कि वो क्या पढ़ाने वाला है और किस प्रकार से पढ़ाने वाला है। तो ये आप लोगों का इसमें थ्योरी में हो गया, ठीक है। अब चलिए इन्हीं थ्योरी से बेस पर ना कुछ प्रश्न है उसको भी पढ़ते हुए चलते हैं ताकि हम लोगों का जो थ्योरी क्लास है वो अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए और खुद से आंसर लेने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को पहले आप ध्यान से पढ़िए। व्हाट वुड हैपन इफ टीचर डू नॉट प्रिपेयर टीचिंग प्लान्स। मतलब यदि शिक्षक शिक्षण योजनाएं तैयार ना करे तो क्या होगा। ऑप्शन ए, द टीचर्स वुड बी फ्री टू टीच एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट। मतलब शिक्षकों को छात्र की मांग के अनुसार कुछ भी पढ़ाने की स्वतंत्रता होगी। ऑप्शन बी, द टीचर विल गेट मोर टाइम टू प्रिपेयर ऑफ द क्लास। मतलब शिक्षक को कक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय मिलेगा। ऑप्शन सी, द टीचर विल नॉट बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटी एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग। मतलब शिक्षक को शिक्षण के लिए आवश्यक उद्देश्यों, गतिविधि और सामग्रियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होगी। या ऑप्शन डी, the student will learn as much as they would have in a class for which the teachers would have a definite plan।
मतलब छात्र उतना ही सीखेंगे वे जितना उस कक्षा में सीखते हैं, जिसके लिए शिक्षक के पास एक निश्चित योजना होगा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, पहले आप बताइए, फिर आप लोगों को इसका मैं विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द टीचर विल नॉट बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज़ एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग। मतलब शिक्षक को शिक्षण के लिए आवश्यक उद्देश्य, गतिविधि और सामग्रियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होगी। करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वॉट वुड हैपन इफ़ टीचर डू नॉट प्रिपेयर टीचिंग प्लान्स। यदि एक शिक्षक शिक्षण योजना तैयार नहीं करेगा तो क्या होगा? तो मान के चलो एक जो शिक्षक है वो किसी कक्षा में पढ़ाने के लिए गया, लेकिन क्या पढ़ाना है ना उसको वो पहले से प्लान करके नहीं गया, योजना बना के नहीं गया। तो जब ना एक शिक्षक किसी प्रकार की जो योजना बना करके नहीं जाएगा जिस क्लास में पढ़ाने जा रहा है वो, तो क्या होगा? द टीचर विल नॉट बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटी एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग। तो एक जो शिक्षक है वो शिक्षण के लिए जो आवश्यक उद्देश्य होता है, जो गतिविधि होता है, जो सामग्री होता है, उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होगा। तो जो मन पे आए वो जा करके पढ़ा करके चुपचाप आ जाएगा, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं रहेगा कि किस प्रकार से उसको पढ़ाया जाए, क्या उसके लिए सामग्री लगता है, क्या उसके लिए गतिविधि की जा सकती है। तो इसकी जानकारी कहाँ से होगा जी? जब टीचिंग प्लान नहीं बनाएगा तो इसीलिए जब आप लोग इंटर्नशिप में जाते हो ना, तो आपके जो शिक्षक है वो यही कहते हैं कि आपको ना शिक्षण प्लान बना करके ही जाना चाहिए, ताकि अच्छे प्रकार से जो बच्चे हो उसको पढ़ा सको। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। अ टीचर नीड टू डेवलप क्लैरिटी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ टीचिंग प्लान। मतलब एक शिक्षक को शिक्षण योजना के उद्देश्य के बारे में स्पष्टता की आवश्यकता है। ऑप्शन ए बिफोर टीचिंग मतलब पढ़ाने से पहले, ऑप्शन बी आफ्टर टीचिंग मतलब पढ़ाने के बाद, ऑप्शन सी वेल टीचिंग पढ़ाते समय, या ऑप्शन डी ड्यूरिंग रिसेप्शन मतलब पुनरावलोकन के दौरान। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर ए बिफोर टीचिंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अ टीचर नीड टू डेवलप क्लैरिटी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ टीचिंग प्लान। मतलब एक शिक्षक को शिक्षण योजना के उद्देश्य के बारे में स्पष्टता की आवश्यकता है। तो टीचिंग प्लान के बारे में स्पष्टता की आवश्यकता है, मतलब टीचिंग प्लान के बारे में जानने की आवश्यकता कब है? तो बिफोर टीचिंग, पढ़ाने से पहले उनको टीचिंग प्लान के बारे में जानने की आवश्यकता है ना जी, कि पढ़ाना है मेरे को, क्या है, किस प्रकार से पढ़ाना है, क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो तमाम इन चीज़ों के बारे में पढ़ाने से पहले उनको पता होना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए बिफोर टीचिंग करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज लैब। मतलब क्लाउड आधारित भाषा प्रयोगशाला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए एवरी यूजर डिवाइस एस मोबाइल, टैबलेट्स और लैपटॉप इज लर्निंग यूनिट। मतलब प्रत्येक उपयोगकर्ता का उपकरण, चाहे वह मोबाइल हो, लैपटॉप हो या टैबलेट हो, शिक्षण की इकाई है। ऑप्शन बी अ फिजिकल लैंग्वेज लैब विथ मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स इज रिक्वायर्ड। मतलब मल्टीमीडिया कंप्यूटरों से सुसज्जित एक भौतिक भाषा प्रयोगशाला आवश्यक है। ऑप्शन सी इट गिव द लर्नर स्पैटियल एंड टेम्पोरल लिबर्टी टू लर्न द लैंग्वेज। मतलब यह शिक्षार्थी को भाषा सीखने के लिए स्थानिक और लैंगिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। या ऑप्शन डी द टीचर कैन सी द प्रोग्रेस टू द लर्नर फ्रॉम हिज हर ओन पर्सनल डिवाइस एस मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट्स। मतलब शिक्षक अपने निजी उपकरण जैसे मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट से शिक्षार्थी की प्रगति देख सकते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अ फिजिकल लैंग्वेज लैब विथ मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स इज रिक्वायर्ड, मतलब मल्टीमीडिया कंप्यूटरों से सुसज्जित एक भौतिक प्रयोगशाला आवश्यक है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज लैब, मतलब क्लाउड आधारित भाषा प्रयोगशाला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अ फिजिकल लैंग्वेज लैब विथ मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स इज रिक्वायर्ड, करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेस टेस्टिंग विच स्टेटमेंट इज नॉट डिजायरेबल, मतलब प्रगति शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन वांछनीय नहीं है, मतलब सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, द टीचर शुड इंक्लूड ऑल स्किल, मतलब शिक्षक को सभी कौशलों को शामिल करना चाहिए। ऑप्शन बी, द टीचर शुड गिव फीडबैक ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, मतलब शिक्षक को छात्र के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देना चाहिए। या ऑप्शन सी, द टीचर शुड यूज अ वेराइटीज ऑफ वेज टू इवोल्यूएट प्रोग्रेस, i.e. डायरीज, सेल्फ इवोल्यूशन, चेकलिस्ट, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर, टेक्स्ट एंड अदर्स, मतलब शिक्षक को प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न तरीके का उपयोग करना चाहिए, जैसे डायरी, स्वमूल्यांकन, चेकलिस्ट, कक्षा अवलोकन, प्रश्नावली, परीक्षण और अन्य। या ऑप्शन डी, द टीचर शुड ट्रीट द स्कोर द सेम एज दोस ऑन फाइनल एग्जाम, मतलब शिक्षक को अंकों को अंतिम परीक्षा के अंकों के समान ही मानना चाहिए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द टीचर शुड ट्रीट द स्कोर द सेम एज दोस ऑन फाइनल एग्जाम, मतलब शिक्षक को अंकों को अंतिम परीक्षा के अंकों के समान मानना चाहिए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेस टेस्टिंग विच स्टेटमेंट इज नॉट डिजायरेबल, मतलब प्रगति परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन वांछनीय नहीं है, सत्य नहीं है। मान के चलो आप किसी प्रकार से एक टेस्ट लिए बच्चों का, और टेस्ट लेने के बाद जब आप उसका जो परीक्षण है ना, उसकी प्रगति परीक्षण की वो कितना प्रगति किया है इसके बारे में देखोगे, तो आप ये सोच लोगे क्या कि बच्चों के अंक को देख करके, उसके टेस्ट को अंक के देख करके आप उसका फाइनल एग्जाम का अंक मान लोगे क्या, और उसके ही समान आप उसको आंसर दोगे क्या जब फाइनल एग्जाम होगा? तो नहीं ना करोगे ऐसा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। इन टीचिंग इंग्लिश अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज, मतलब बहुभाषी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान होता है। तो किन बातों का ध्यान होता है? ऑप्शन ए, अ हिडाचे, मतलब सिर दर्द। ऑप्शन बी, अ हर्डल, मतलब एक बाधा। ऑप्शन सी, एन एसेट्स, एक संपत्ति। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबो, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, एन एसेट्स, करेक्ट हो जाएगा, एक संपत्ति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इन टीचिंग इंग्लिश अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज, मतलब बहुभाषी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाते समय निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो ना एन एसेट्स जो एक संपत्ति है ना वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था ना कि मान के चलो एक कक्षा में विभिन्न भाषा बोलने वाले जो बच्चे रहते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे जो होगा वो एक एसेट्स के रूप में होगा, एक संपत्ति के रूप में माना जाएगा, क्योंकि एक भाषा बोलने वाले बच्चे दूसरे का भाषा सीखेगा, दूसरा जो बच्चा है वो तीसरे का भाषा, तीसरा जो बच्चा है वो चौथे का भाषा सीखेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जो भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे ना, तो एक दूसरे में ना वो जो भाषा है वो ट्रांसफ़र होगा, और इसे एक एसेट्स के रूप में देखा जाता है, संपत्ति के रूप में देखा जाता है, या गुण के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन एसेट्स, करेक्ट हो जाएगा।